आज की कहानी है देवर जी की खुशी के लिए। यह राज राज ही रहे तो अच्छा है। अपने बचपन के मित्र भवन के यहाँ से लौटते हुए मेरे पति बार बार एक ही प्रश्न किए जा रहे थे। अरे देखो ना, भोलू की शक्ल सूरत व्यवहार सब कुछ भवन से कितना मिलता जुलता है। लगता है जैसे उसका डुप्लीकेट हो। बस नाक तुम्हारी तरह है। मेरा तो जैसे उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। मिला क्यों नहीं है? बुद्धि तुम्हारी तरह ही है, तुम्हारी ही तरह जहीन है। हाँ वह तो है, पर फिर भी शक्ल सूरत और आदतें कुछ तो मिलनी चाहिए थी। शक्ल सूरत और आदतें तो इंसान के अपने अपने परिवेश के अनुसार बनती हैं, और हो सकता है उसके गर्भ में आने के बाद से ही मैंने उसे बबन भाई साहब को देने का मन बना लिया था। इसी कारण उन जैसी शक्ल सूरत हो गई हो। हाँ तुम ठीक कहती हो, पर यार तुम बहुत महान हो। खुशी खुशी अपना बच्चा बबन की झोली में डाल दिया। क्या करूं, मुझसे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। बबन भाई साहब और शांति भाभी को हम लोगों ने कोई गैर नहीं समझा। आपके लंदन रहने के दौरान हमारे पिताजी और हमारे बच्चों का कितना ध्यान रखा। हाँ यह बात तो है, बबन और भाभी जी के साथ कभी परायपन का बोध नहीं हुआ। फिर भी एक माँ के लिए अपनी संतान किसी और को दे देना बड़े जीवट का काम है। मेरा तो आज भी मन कर रहा था कि उसे अपने साथ लेते चलूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखा नहीं कैसे बबन भाई साहब और शांति भाभी जी की पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। सच कह रही हो, और भोलू भी उन्हीं को अपने माता पिता समझता है। अपने असली माता पिता के बारे में जानता भी नहीं। शुक्र है मेरे पति को किसी प्रकार का शक नहीं हुआ, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं यह राज उन पर उजागर न हो जाए कि भोलू के पिता वास्तव में बबन ही हैं। आज 17 वर्षों के वैवाहिक जीवन में यही एक ऐसा राज है जिसे मैंने अपने पति से छिपाकर रखा है, और शायद अंतिम भी। इस रहस्य को हम परिस्थितिवश हुई गलती की संज्ञा दे सकते हैं, पर अपराध कतई नहीं। फिर भी जानती हूँ इस रहस्य से पर्दा उठने पर 2 परिवार तबाह हो जाएंगे, इसलिए इस रहस्य को सीने में दबाए रखी हूँ। बबन इनके बचपन के मित्र हैं। बबन जहाँ दुबले पतले, शांत और कुछ पढ़ने में कमज़ोर थे, वहीं मेरे पति गुस्सैल, कद काठी के अच्छे और जहीन थे। घर का परिवेश भी दोनों का नितांत भिन्न था। बबन एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और मेरे पति उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से। इतनी भिन्नताएं होते हुए भी दोनों की दोस्ती मिसाल देने लायक थी। बबन को कोई भूले से भी कुछ कह देता तो उसकी खैर नहीं होती। वहीं मेरे पति अमर की कही हुई हर बात बबन के लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होती। धीरे धीरे समय बीता और मेरे पति का आईएएस में चयन हो गया, और बबन ने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, जिसमें हमारे ससुर ने भी आर्थिक सहयोग दिया। मेरे सास की मृत्यु मेरे पति के पढ़ते समय ही हो गई थी। उस समय बबन की माँ ने ही मेरे पति को माँ का प्यार दिया, और ससुर भी कभी कभी बबन को अपने परिवार से अलग नहीं समझते थे, और कहते हैं कि कुदरत ने उन्हें 2 बेटे दिए हैं, एक अमर और दूसरा बबन। संयोग देखो कि दोनों के विवाह के बाद जब मैं और शांति आई तो भी उन दोनों के परिवार में किसी प्रकार की भी अलगाव ना आया। मेरी और शांति की अच्छी बनती थी। हालांकि जब भी लोग हम चारों की मित्रता को देखते तो कहते कि यह मैत्री भी शायद कुदरत का चमत्कार है, जहाँ 2 भिन्न परिवेश और भिन्न सोच वाले व्यक्ति अभिन्न हो गए थे। मुझे पति के तबादलों के कारण कई शहरों में रहना पड़ा। ऐसे में ससुर अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपना शहर छोड़कर यूँ शहर शहर भटकना गंवारा न था। ऐसे में बबन और उनकी पत्नी ही उनका पूरा ख्याल रखते, बेटे बहू की कमी महसूस न होने देते। समय बीतता रहा। जहाँ मैं 2 बच्चों की माँ बन गई, वहीं बबन की पत्नी को कई बार गर्भ तो ठहरा, पर गर्भपात हो गया। डॉक्टर का कहना था कि उनकी पत्नी की कोख में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि वह गर्भ पनपने ही नहीं देती। हर बार गर्भपात के बाद दोनों पति पत्नी बहुत मायूस हो जाते। बबन की पत्नी शांति का तो और भी बुरा हाल हो जाता। एक तो गर्भपात की कमजोरी और दूसरा मानसिक अवसाद।
दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि अब खुद के बच्चे के बारे में भूल जाएं। या तो कोई बच्चा गोद ले लें या किराए की कोख का प्रबंध कर लें, वरना पत्नी के जीवन पर संकट आ सकता है। पर उन पति पत्नी को डॉक्टर की बात रास नहीं आई। बबन मुझसे कहते, भाभी, अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अगर कुछ कमी है तो क्या वह दवा से दूर हो सकती है? इस शहर के सब डॉक्टर पागल हैं। मैं देश के सबसे बड़े गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा। देखिएगा, हमारे घर भी अपने बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और सच में उन्होंने देश के सबसे मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने आशा बंधाई कि टाइम लगेगा, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मेरे पति को डेपुटेशन पर 3 सालों के लिए लंदन जाना पड़ा। मैं नहीं जा सकी। बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे और ससुर भी अस्वस्थ रहने लगे थे। अब उन्हें केवल बबन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिर हम पति पत्नी का भी तो कोई उत्तरदायित्व था। अमर के लंदन प्रवास के दौरान ही ससुर की मृत्यु हो गई। किसी प्रकार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अमर आए, फिर चले गए। इधर बबन की पत्नी को पुनः गर्भ ठहरा। अब की बार हर प्रकार की सावधानी बरती गई। बबन अपनी पत्नी को जमीन पर पांव ही नहीं धरने देते। वैसे डॉक्टर ने भी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कह रखा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने को भी मना कर दिया था, ताकि उसकी रेज से भी गर्भ को नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे गर्भ पूरे समय का हो गया। बबन, उनकी पत्नी और उनकी माँ का चेहरा बच्चे के आने की खुशी में पुलकित रहने लगा। प्रसन्नता मुझे भी कम न थी। नियत समय में शांति को प्रसव वेदना शुरू हो गई। लगता था सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को माँ के पास छोड़कर बबन के परिवार के साथ थी। आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में मैं उनका साथ न देती तो कौन देता। पर 1 हफ्ते तक प्रसव वेदना का कोई परिणाम न निकला। डॉक्टर भी सामान्य डिलीवरी की प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। अंत में उन्होंने ऑपरेशन का फैसला लिया और ऑपरेशन से जिस बच्चे ने जन्म लिया वह भयानक शक्ल वाला 2 सिर और 3 हाथ का बालक था। जन्म लेते ही उसने इतने जोर का रुदन किया कि सारी नर्सें उसे वहीं छोड़कर डरकर भाग गईं। डॉक्टर ने यह खबर बबन को दी। वे भी बच्चे को देखकर हैरान रह गए। यह तो अच्छा हुआ कि बच्चा आधे घंटे में ही इस दुनिया से चला गया। उनकी पत्नी बेहोश थीं। बबन जब बच्चे को दफना कर लौटे तो इतने थके हारे बेबस लग रहे थे कि पूछो मत। बबन की माँ ने मुझसे कहा, शीतल, तुम बबन को लेकर घर जाओ, बहुत परेशान है वह। थोड़ा आराम करेगा तो इस परेशानी से निकलेगा। मैं हॉस्पिटल में रुकती हूँ। मैंने विरोध भी किया, आंटी, आप और बबन भाई साहब चले जाएं, मैं यहाँ रुकती हूँ। मगर बबन एकदम से उठकर खड़े हो गए। बोले, चलिए भाभी, चलते हैं। मैं और बबन कमरे में आ गए। कमरे में आकर मैंने बबन के ऊपर सांत्वना भरा हाथ रखा भर था कि उनका इतनी देर का रोका सब्र का बांध टूट गया। वे मेरी गोद में सिर रखकर फपक फपक कर रोने लगे। मैं क्या करूं भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शांति जब होश में आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा होता वह गर्भ में आया ही ना होता। शांति क्या यह सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं कहीं चला जाऊंगा। भाभी, आप ही उसे संभालिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में उन्हें सांत्वना दूं। केवल उनके बाल सहलाती रही। हम दोनों को ही उस मुद्रा में झपकी सी आ गई और उस दौरान कब प्रकृति और पुरुष का मिलन हो गया, हम दोनों ही समझ न पाए। बबन अपराध बोध से भर उठे थे। अपराध बोध मुझे भी कम न था, क्योंकि जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था उसे न तो बलात्कार की संज्ञा दी जा सकती थी और न ही बेवफाई की। हम दोनों ही सामान्य रूप से अपराधी थे, परिस्थितियों के षड्यंत्र का शिकार। बबन अपनी पत्नी को लेकर दूर किसी पर्वतीय स्थल चले गए थे। अमर को कुछ दिन बाद ही लंदन से लौटना था और हम लोगों को लेकर वापस जाना था, क्योंकि अमर को वहाँ पर काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मुझे देश और इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर विदेश जाना स्वीकार न था, पर अमर पर तो पैसे और विदेश का भूत सवार था। अमर आए
तभी मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यह बच्चा बबन का है। अमर को पता चला तो वे आश्चर्य में पड़ गए। बोले, इतनी सावधानियों के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, अब हो गया है तो क्या करें? अमर बोले, अबॉर्शन करवा लो। अभी नए देश में खुद को और बच्चों को एडजस्ट करने में समय लगेगा। यह सब झमेला कैसे चल पाएगा? मैंने कहा, मैं एक बात सोचती हूँ। शांति भाभी बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन में आ गई हैं। शायद अब उनका दूसरा बच्चा हो भी ना, तो क्यों ना हम इस बच्चे को उन लोगों को दे दें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अपना बच्चा कोई कैसे दूसरे को दे सकता है? अमर बोले, क्यों? वे लोग कोई गैर तो नहीं है? फिर तुम अबॉर्शन कराने की बात कर रहे थे। कम से कम जीवित तो रहेगा और उन लोगों के जीवन में खुशियां भर देगा। वह तो ठीक है, अमर ने हथियार डालते हुए कहा। पर क्या बबन और भाभी इसके लिए मान जाएंगे? चलिए बात करके देखते हैं। जब हम लोगों ने बबन और शांति भाभी से इस संबंध में बात की तो वे विश्वास न कर सके। बबन बोले, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? आप अपना बच्चा हमें दे देंगे? मैंने कहा, हमारा और आपका बच्चा अलग थोड़े ही है। मेरी इस बात पर बबन ने चौंक कर मेरी आंखों में देखा। मैंने भी उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बात जारी रखी। कृष्ण के भाई बलराम की कहानी जानते हैं ना? उन्हें संकर्षण विधि द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो यही समझिए कि यह आप लोगों का ही बच्चा है, केवल गर्भ में मेरे है। मगर न शांति को और न ही अमर को इतनी पौराणिक कथाओं का ज्ञान था। केवल मैं और बबन ही इस अंतर्निहित भाव को समझ सके। फिर मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे पूरा प्यार देंगे। बच्चे की कल्पना मात्र से बबन की पत्नी की आंखों में चमक आ गई। बोली, सच भाभी, क्या आप ऐसा कर पाएंगी? क्यों नहीं, आप कोई गैर थोड़ी ना है। आपसी सहमति बनी कि मैं अभी अमर के साथ नहीं जाऊंगी। बच्चे को जन्म देने पर उसे शांति को सौंप लंदन जाऊंगी। मैंने ऐसा किया भी। बच्चे को हॉस्पिटल से निकलते ही शांति की गोद में डाल दिया और पति के पास बच्चों के साथ लंदन चली गई। तब से कई बार भारत आना हुआ, पर मायके से ही होकर लौट गई। डरती थी कहीं मेरा मातृत्व न जग जाए। कभी कभी इस बात पर क्षोभ भी होता कि मैंने बेकार ही अपने बच्चे को पराई गोद में डाल दिया। फिर लगता शायद मैंने ठीक ही किया, नहीं तो उसे देखकर एक अपराध भाव मन में हमेशा बना रहता। अमर सारे तथ्यों से अनजान थे, तभी तो उनका पितृत्व जब तब अपने बच्चे से मिलने को बेचैन हो उठता। उन्हीं की जिद थी कि अब की बार बबन जी के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना। भोलू से मिलकर अमर की प्रतिक्रिया से मुझे तो डर ही लग गया था कि कहीं इस रहस्य से पर्दा न उठ जाए और दो परिवारों की सुख शांति भंग हो जाए। मगर अमर के मुझ पर और बबन पर अटूट विश्वास ने उनकी सोच की दिशा इस ओर नहीं मोड़ी, वरना मैं फंस जाती। क्योंकि आज तक न तो मैंने कभी उनसे झूठ बोला है और न ही कोई बात छिपाई है। विश्वासघात तो दूर की बात है, और इतना तो मैं आज भी मन से कह सकती हूँ कि मैंने और बबन ने न तो कोई विश्वासघात किया है और न ही कोई बेवफाई। गलती जरूर है, पर हाँ, यह बात छिपाने को विवश जरूर हूँ, क्योंकि इस गलती का पता लगने पर दो परिवार व्यर्थ में विघटन की कगार पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए मैं इस विषय में एकदम चुप हूँ।